स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक बिल्कुल न्यू टॉपिक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट समझते हैं ना कि भाई हमारे पास जो वर्कर्स हैं या जो हमारी इकोनॉमी में जो लोग काम करना चाहते हैं दे आर एम्प्लॉयड, तो उसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी कि वो वर्किंग में है। और फिर दूसरा मेरा इनकम। अरे कोई भी पर्सन अगर उसे अपनी लाइफ सर्वाइव करनी है तो इनकम चाहिए। तो यहां पर इस टॉपिक में एक कहता ना कि एक बहुत लेंथी सा टॉपिक है, लेकिन हमें इसे शॉर्ट में पढ़ना है सो दैट कि हमें पूरा समझ में आए। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको सबसे पहले समझना होगा कि इस टॉपिक में है क्या। इस टॉपिक में है एग्रीगेट डिमांड, इस टॉपिक में है एग्रीगेट सप्लाई, उसके थ्रू है इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम और इक्विलिब्रियम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इनकम किसे कह रहे हैं भाई? आपसे पहले नेशनल इनकम को जैसे डिस्कस किया था हमने अपनी प्लेलिस्ट में, तो नेशनल इनकम है और उस इनकम को ही हम यहाँ एग्रीगेट सप्लाई कह रहे हैं। भाई माइक्रो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एग्रीगेट मतलब डिमांड और सप्लाई, तो यहां हम इस बुक में क्योंकि हम मैक्रो पढ़ रहे हैं। और खास बात क्या होती है मैक्रो की कि ये प्लान है पूरी, यानी कोई भी डेफिनेशन आपको लिखनी है तो वो प्लान है। प्लानिंग टू बाय, प्लानिंग टू स्पेंड, यानी किसी भी चीज में प्लान कर रहे हैं इकोनॉमी में 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए। तो हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की। तो ये एग्रीगेट डिमांड है क्या? तो डिमांड यानी इकोनॉमी में कुल कितनी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है 1 अकाउंटिंग पीरियड में, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो डिफरेंट सिस्टम्स है भाई, एक क्लासिकल अप्रोच है और एक अप्रोच दी मुझे किन्स ने। बेसिकली इस टॉपिक में किन्स का जो रोल है वो बड़ा है, क्योंकि किन्स ने इनकम पर, एम्प्लॉयमेंट पर, इंटरेस्ट पर काफी कुछ लिखा है। तो काफी कुछ मैटर हमारे किन्स यानी जो राइटर है किन्स, उस पर बहुत ज्यादा जाता है। तो हम थोड़ा सा इसको समझे कि बेसिकली भाई एक तो हमें एडी समझना है, दूसरा उसको एग्जाम में भी लिखना है। तो एडी है क्या? तो एग्रीगेट डिमांड रेफर टू, क्या रेफर करता है? टोटल वैल्यू ऑफ, किसकी टोटल वैल्यू ऑफ? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या है? रेफर टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हम इकोनॉमी में बना रहे हैं। ठीक है ना? तो प्लानिंग टू बाय, ध्यान से रखना क्या समझाया मैंने। प्लानिंग है, एक्चुअल नहीं है, प्लानिंग which all the sector of economy are planning to buy at given level of income, इनकम के एक पर्टिकुलर लेवल पर और एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, दैट्स कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्लियर हो गया, फिर इसके बाद इसके कंपोनेंट्स, कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि इसमें यूज हो रहा है कंजप्शन। क्या क्या चीज यूज हो रही है? अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान देंगे कि जो एक्सपेंडिचर मेथड होता था नेशनल इनकम में, क्या क्या इंक्लूड करते थे? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बात तो आप इनकम की ही कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड इनकम के बराबर हो जाएगी। तो इसके अंदर जो हमारे पास कंसेप्ट है कि क्या है, एक प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक इन्वेस्टमेंट है और एक एक्सपोर्ट है। तो उसके कंपोनेंट्स में क्या आ गए? 4 कंपोनेंट्स हैं, आप देख सकते हैं, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को हम x माइनस m से डिनोट करते हैं, एक्सपोर्ट यानी माइनस इंपोर्ट, दैट मीन्स नेट एक्सपोर्ट। ध्यान से रख रहे हैं ना कि भाई एडी के कंपोनेंट्स क्या हैं? C प्लस I प्लस G फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि हाउस होल्ड का कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का आइडिया है नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट का आइडिया लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी का मतलब है एडिशन, इकोनॉमी में एडिशन, जिसके थ्रू नियर ईयर में यानी आने वाले साल में दोबारा से इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यानी जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसी इकोनॉमी में होगा उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट होगी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बिल्कुल एक स्पेसिफिक चीज है कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही कोई इकोनॉमी इतनी ज्यादा डेवलप होती है। 2 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, मैं आपको थोड़ा सा यही समझा दे रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स का है। एक तो होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, एक होता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस, ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये गवर्नमेंट कर रही है। ऑटोनोमस कहते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट को। ये इन्वेस्टमेंट होना ही है इकोनॉमी में,
चाहे इकोनॉमी में इनकम हो या ना हो, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो, गवर्नमेंट को ये इन्वेस्टमेंट कम से कम करना ही है। इसलिए हम इस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं ऑटोनॉमस, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर आप थोड़ा सा समझेंगे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट को आप समझेंगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में शो देगा आपको। ठीक है, क्या देगा? स्ट्रेट लाइन। देखिए मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, यहां देखें, इधर मैंने एक्सपेंडिचर, इधर इनकम शो करे हैं। तो यदि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो एक पैरेलल लाइन है इनकम के साथ। क्या है? पैरेलल लाइन। एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जो कि प्राइवेट सेक्टर का होता है। किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का। तो ये तो ऑटोनोमस हो गया। एक हो गया इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ये किस पर बेस कर रहा है? ये इनकम पर बेस कर रहा है। अगर मेरी इनकम बड़ी है तो इन्वेस्टमेंट बड़ा है, समझ रहे ना? M से M1 हो गया, I से I1 हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इनकम बढ़ गई। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, अपोजिट हो जाएगा। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और ये कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। तो आपको इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया कि इन्वेस्टमेंट। तो एक तो कंजप्शन हो गया, हाउस होल्ड का एक इन्वेस्टमेंट हो गया, एक हो गया गवर्नमेंट के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की जाएंगी इकोनॉमी में। भाई परचेज करेंगे तो कंज्यूम भी होंगी। और नेक्स्ट है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। ये हमारा होता है ओपन इकोनॉमी का, अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं। लेकिन जर्नली जो हमारा सिलेबस होता है, जिसके थ्रू हम पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं, उसमें केवल हम दो ही चीज लेते हैं, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या आएगा? C+I। तो हम पूरे चैप्टर में, पूरी यूनिट में इसको एक नाम से बस इतना ही यूज करेंगे कि C+I, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। अब कंजप्शन यानी कि मैंने क्या कहा, केवल हमने किस सेक्टर को लिया? केवल कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपने ही दो सेक्टर को, ना तो गवर्नमेंट को लिया और ना ही फॉरेन सेक्टर को लिया। पढ़ा था ना हमने नेशनल इनकम में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या था भाई? टू सेक्टर इकोनॉमी, एक हाउस होल्ड, एक फर्म। बस हाउस होल्ड और फर्म को लिया है मैंने, बाकी को छोड़ दिया, क्योंकि इसे हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अकॉर्डिंग यदि हम पढ़ेंगे तो C+I, और ओपन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो टोटल है। तो यहां पर हम किस नाम से जानेंगे AD को? AD = C+I। आगे आगे कैसे जानेंगे हम? C+I। और इसी के अकॉर्डिंग हम पूरा ग्राफिकल सिस्टम को स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। इसी तरह से हमारे पास होता है AS, एग्रीगेट सप्लाई। भाई जिस तरह से हमारे पास गुड्स है, गुड्स की डिमांड की गई, उसी तरह से सप्लाई की गई। अब सप्लाई किस पर बेस करती है? सप्लाई इनकम पर बेस करती है, यानी कि हम एग्रीगेट सप्लाई को कहते हैं इनकम। और इसमें दो टर्मिनोलॉजी है, यानी कि एक C और एक S, यानी कंजप्शन, कुछ कंज्यूम कर लिया, इनकम का एक पार्ट कंज्यूम कर लिया और दूसरा पार्ट सेव कर लिया। इसलिए इसमें दो चीजें हैं, कंजप्शन और सेविंग। यानी कि हम अगर बात करें कि हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई क्या है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है हमारे पास? यानी टोटल गुड्स और सर्विसेज, समझ रहे ना? टोटल गुड्स और सर्विसेज जो अवेलेबल है वो सप्लाई है। ठीक है ना भाई? जितना भी आपने गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो प्रोडक्शन इकोनॉमी में हुआ है, जो अवेलेबल है, अवेलेबल टू बाय, यानी कस्टमर उसे खरीद सकते हैं। लेकिन मैं एग्रीगेट की बात कर रहा हूं, इसलिए ध्यान देना कि ये नेशनल इनकम का पार्ट है। तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज या टोटल आउटपुट विच आर अवेलेबल इन द मार्केट टू बाय इज कॉल्ड द एग्रीगेट सप्लाई। और अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करेंगे तो दो ही कंपोनेंट हैं, एक C और एक S। C और S। इससे आगे हम इसके इक्विलिब्रियम की डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक टोटल टॉपिक समझाऊं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन AD को कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कैसे करेंगे, कंजप्शन को कैसे करेंगे, वो हम समझते हैं। तो एक ग्राफ मैंने आपको यहां समझाया हुआ है, इस ग्राफ पर लगातार आप अपना फोकस कीजिए जिससे जल्दी आप समझ पाए। एक लाइन लिया है मैंने एक्सपेंडिचर की, एक तरफ लिया मैंने इनकम। इसमें मैंने एक तरफ शो किया है आपको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यानी AD होता है C+I। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, क्योंकि जो केंसियन अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग जो गैप लेंगे वो इक्वल लेंगे, सो दैट कि हमारी ग्राफ प्रॉपर्ली मेंटेन हो। जैसे मैंने इनकम ली 0, 100, 200, 300, 400, 500, देख रहे एक सीक्वेंस में ले रहा हूं मैं, 100 के गैप में। कंजप्शन, मिनिमम कंजप्शन। अब यहां पर आपको दो चीजें देखनी है, एक तो कंजप्शन और एक है मिनिमम कंजप्शन। मिनिमम कंजप्शन यानी ऑटोनॉमस कंजप्शन, मिनिमम कंजप्शन यानी ऑटोनॉमस कंजप्शन, C बार ऑटोनॉमस।
ऑटोनॉमस कंजप्शन, यानी कि वो मिनिमम कंजप्शन, यदि हमारी पूरी इकोनॉमी में इनकम जीरो भी होगी तो भी इतना कम से कम खर्चा होगा ही होगा। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मिनिमम कंजप्शन जीरो इनकम पर, ये इनकम है ना मेरी, जीरो इनकम पर भी ये कम से कम जो खर्चा आ रहा है दैट इज कॉल्ड मिनिमम कंजप्शन या ऑटोनॉमस कंजप्शन। बहुत रोल है इस चैप्टर में इसका, ऑटोनॉमस कंजप्शन का। यानी कि ये वो खर्चा है जो आपको करना ही है। अगर आपकी इनकम जीरो भी है, समझ रहे ना, इनकम आपकी जीरो है तो क्या आपका खर्चा नहीं होगा? खर्च तो तब भी होगा भाई। एक मिनिमम खर्चा है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, जो करना ही है। चाहे आप डिसइन्वेस्ट कीजिए अपने पैसे को या आप उधार लीजिए, लेकिन ये आपको करना ही है। तो इसको हम कहते हैं मिनिमम एक्सपेंडिचर। और बाकी का एक्सपेंडिचर बेस करेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ता रहेगा। जर्नल है, लेकिन मिनिमम कंजप्शन, तो जैसे जीरो इनकम थी तो सी यानी कंजप्शन टोटल 40 है, यानी कि यही मिनिमम भी है और यही टोटल भी है, क्योंकि इकोनॉमी में इनकम तो है ही नहीं। तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया। अगर मैं आपसे कहूं सेविंग कितनी है, तो सेविंग कितनी है? माइनस का 40। सेविंग कितनी है? माइनस के 40, क्योंकि कंजप्शन कितना है? 40। यानी कि ये जो पॉइंट है ऑटोनॉमस कंजप्शन, ये 40 है। ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना है? 40। यानी जीरो इनकम पर भी कम से कम आपके 40 करोड़ रुपए में ले लीजिए, इकोनॉमी की बात चल रही है, 40 करोड़ का खर्चा जरूर होगा। जबकि इनकम कितनी है? जीरो। तो फिर कहां से होगा? तो आपकी जो सेविंग है, मिनिमम सेविंग, वो माइनस के 40 होगी। एस बार क्या होगा? एस बार मिनिमम सेविंग माइनस के 40, मिनिमम कंजप्शन 40। और इन्वेस्टमेंट मैंने कहा था इकोनॉमी में एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जो होगा ही होगा, जो हमने यहां पढ़ा 20 का है। तो ये फिक्स्ड है, आपकी इनकम कितनी ही क्यों ना हो, ये चेंज नहीं हो रहा है। 20 20 20 तो 20 ही है। यानी कि आपका खर्चा 40 था तब भी 20 था, यानी टोटल एडी 60। आपकी इनकम 100 थी, मिनिमम कंजप्शन 40 तो है ही है, 40 80 और बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 80 बढ़ गया, यानी 80%। यानी कि जो 100 खर्च कर रहे हैं उसका एक तरह से 80% खर्चा और बढ़ गया है। तो यानी 80 रुपए और बढ़ गए। 40 प्लस 80 120, प्लस 80 200, प्लस 80 280, प्लस 80 360, प्लस 80 440। एक सीक्वेंस में क्वेश्चन को लिया गया है जिससे कि हम ग्राफ को बिल्कुल एक तरीके से बनाएं। जब ग्राफ बनाते हैं तो उसको उसमें जो आप शेड्यूल ले रहे हैं ना, जैसे आप करें कंजप्शन शेड्यूल है, तो ऐसी शेड्यूल लें जिससे कि आप इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, एक है इन्वेस्टमेंट, ये हो गया एडी, यानी सी प्लस आई, सी प्लस आई। तो यहां पर आप कह सकते हैं सी और ये प्लस आई क्या हो गया? एडी। अगर मैं कहूं ए एस तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए एस तो इनकम को ही कहते हैं। ए एस क्या है? मेरी इनकम है। भाई कितनी है? 0 100 200 300 400 500। अगर मैं कहूं कि मेरी ए एस क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इनकम। इनकम यानी कि नेशनल इनकम, इनकम यानी कि नेशनल इनकम, यानी कि पूरी नेशनल इनकम 0 है। 100 है 200 या करोड़ों में तो कम से कम ले लेना, करोड़ों में। ठीक है, तो अब क्या हुआ? एग्रीगेट सप्लाई कितनी है? ये एग्रीगेट सप्लाई हो गई, ये उसका कंजप्शन हो गया। तो सेविंग कितनी होगी? सेविंग कितनी होगी आप देख लीजिए। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़ूं तो इसमें कितनी सेविंग है? आप देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में कि 0 40, तो माइनस के 40 मेरी सेविंग हुई स्टार्टिंग में। फिर देखिए 100 120, तो सेविंग अभी भी नेगेटिव ही है, क्योंकि अभी तक मेरी जो इनकम है वो थोड़ी बड़ी है, लेकिन खर्चा भी तो बढ़ गया है। तो वो मिनिमम खर्चा तो चल ही रहा था, तो अब कितना हो गया? 20। समझ रहे ना, ये तो 20 आई है। अब 200 से 200, तो सेविंग कितनी? 0। भाई 200 कमाया, 200 खर्च किया, तो क्या है? ये 0 हो गया। इसे हम कहते हैं बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ध्यान से रखना, कुछ टर्म्स हम यूज करते रहेंगे। बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर नेशनल इनकम इक्वल टू नेशनल कंजप्शन, यानी कि C इक्वल टू वाई। कब होगा ये? जब C Y के बराबर होता है, यानी कि जो मेरी सेविंग है वो 0 होती है। कैसे कह सकते हैं? सेविंग जब 0 होती है या कंजप्शन इनकम के बराबर होता है, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ BEP,
ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट, नो लॉस, नो सेविंग, नो डिससेविंग। सेटिस्फाइड। फिर 300 पर 280, तो फिर मेरी सेविंग बढ़नी शुरू हो गई। क्या हो गई? अब मेरी सेविंग पहले माइनस के 40 थी, फिर 20 थी, फिर माइनस के 20 थी, और अब प्लस के 20 हो गई। इसी तरह से ये बढ़ती चली जा रही है। 20, इसके बाद कितनी हो गई? 40, इसके बाद कितनी हो गई? 60। आप लगातार देखते जाएंगे तो क्वेश्चन में आपको समझ में आता रहेगा कि आपकी सेविंग जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। तो आपको क्या क्या समझ में आया कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट सेम हैं जो आपने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा होगा नेशनल इनकम में, सेम टू सेम। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप नेशनल इनकम सर्च कर लीजिए, वहां आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। मेरे पास ये मैंने आपको बनाया एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब इसे पढ़ लीजिए। और इसी में मैंने आपसे क्या कहा? एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल भी बन गई। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल क्या थी? YC, और ये सेविंग, सेविंग वाली ये लाइन जोड़ दीजिए, ये इनकम और ये कंजप्शन जोड़ दीजिए, तो कौन सी टेबल बन गई हमारे पास? एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। तो ये आपको एक ही पॉइंट पढ़ना है और कई पॉइंट समझ जाने हैं कि भाई हमें क्या समझ में आता है। एग्रीगेट डिमांड समझ में आती है, उसके कंपोनेंट समझ में आते हैं। एग्रीगेट सप्लाई समझ में आती है, उसके कंपोनेंट समझ में आते हैं। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल समझ में आती है, तो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल समझ में आती है, क्योंकि इनकम, कंजप्शन और ये सेविंग, ये लिखना है। 3 पॉइंट लिखने हैं, उसका पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब हमारे पास है ग्राफ, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मैंने आपसे क्या कहा? एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड है C + I, तो कंजप्शन ये है और I ये है। तो एडी का है, पहले देखिए इन्वेस्टमेंट, फिर आपके पास C यानी पहले मिनिमम कंजप्शन यानी 40, और फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे खर्चा बढ़ता जाएगा इनकम के साथ साथ। तो देखिए इनकम के साथ साथ खर्चा बढ़ रहा है। और तीसरा है मेरे पास एग्रीगेट डिमांड। अब इसे समझना है एग्रीगेट डिमांड क्या है। बिल्कुल पैरेलल लाइन जा रही है ये कंजप्शन से एडी का। अब ये कंजप्शन से एडी ज्यादा क्यों है भाई? इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट है और एक कंजप्शन है। तो देखिए मैंने आपको शो करके दिखाया ना कि ये इन्वेस्टमेंट, द डिफरेंस ऑफ सी और एडी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैं इसमें कह रहा हूं 20, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 20 का ही होगा। भाई इन दोनों में अंतर क्या है? एडी में और सी में कंजप्शन एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो सकता है यदि उसमें क्या जोड़ दिया जाए? इन्वेस्टमेंट। तो देखें ग्राफ को पूरी तरह समझें कि ये हो गया मेरे पास ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। मैंने इसके बाद तुम्हें समझाया था इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो इनकम के साथ बढ़ रहा था। अब मैंने समझाया कंजप्शन C बार जो मिनिमम होता है, ये जो 40 है, ये जो पहले वाला ये जो 40 है, ध्यान देना ये C बार है, स्टार्टिंग C बार है। लेकिन जब इनकम 0 है तो ये कंजप्शन भी है और C बार भी है, यानी C भी है और C बार भी है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ है? 40 से। तो 40 मेरा C बार है, यानी कि अगर मैं यहां लिखता हूं तो ये 40 से स्टार्ट हुआ मेरा, ठीक है ना। खर्चा 40 है और मैं सेविंग की बात करने लगूं तो सेविंग माइनस के 40 है। वो ग्राफ के कहां से जाएगी? जैसे ये कंजप्शन यहां से जा रहा है तो सेविंग यहां से निकलेगी। देख रहे हैं आप? सेविंग कहां से जाएगी? नेगेटिव होती हुई। जैसे ही माइनस के 40 तो नीचे, मतलब प्लस के 40, ये माइनस के 40। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी, मेरी जो सेविंग है पहले डिससेविंग, सेविंग की तरफ कम होती जाएगी एंड देन सेविंग बढ़ती चली जाएगी, और ये बढ़ती ही रहेगी जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी। क्लियर हुआ मेरे पास? ये मैंने एग्रीगेट सप्लाई समझाई। एग्रीगेट सप्लाई अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं प्रॉपर लाइन डालकर, यानी इनकम कितनी 100, 200, 300, 400, 500, ये जीडीपी और ये एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि ये और ये बराबर होनी चाहिए तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। तो ये जो लाइन आपके पास कवर होगी ना ये इनकम की, ये 45 डिग्री पर ही होगी। कितने पर होगी? 45 डिग्री पर। लेकिन तभी बन सकती है ये 45 डिग्री पर, तभी एक सीक्वेंस आएगा जब आप इसका जो इक्वल डिफरेंस लें 0, 100, 200, 300, 400, 500। इसमें भी आपने देखा होगा कि 80 का डिफरेंस ले रहा हूं मैं। किसका डिफरेंस ले रहा हूं मैं? 80 का डिफरेंस चल रहा है। तभी ये मेरे पास ये जो हमारे पास इनकम जैसी है ना, अगर आप इसी सेंस में लेंगे तभी ये आपके पास y 45 डिग्री में आएगा, और ये 45 डिग्री में ही समझ में आएगा, वरना आपको क्लियर नहीं होगा। आता तो 45 डिग्री में ही है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा
कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो फिर आपको इक्वल लेना होगा, जिससे कि हमारा ग्राफ बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन आए। आ गया ना अपवर्ड। यानी कंजप्शन की खास बात क्या रहेगी, सेविंग की खास बात क्या रहेगी, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई में क्या चीज रहेगी कॉमन, इन सब चीजों को आप समझिए। ठीक है, कंजप्शन बात चल रही थी हमारी, कंजप्शन। तो कंजप्शन में क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ ये स्टार्ट हुआ, अगर आप ध्यान देखें इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर ध्यान देखें, तो ये स्टार्ट हुआ जीरो से थोड़ा ऊपर, जीरो से थोड़ा ऊपर, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा ऊपर होगा, और ऊपर होने के बाद ये देखिए जीरो पे तो नहीं है ना पॉइंट, ये सी बार जीरो के बाद से स्टार्ट होगा, यानी थोड़े गैप के बाद स्टार्ट होगा, और उसके बाद ये अपवर्ड बढ़ता चला जाएगा, यानी स्टार्टिंग जीरो से ऊपर होगी एंड देन इसका स्लोप जो होगा वो अपवर्ड होगा। कैसा स्लोप होगा, अपवर्ड स्लोप होगा। इसके बाद इसके अंदर मैंने आपसे दूसरी चीज क्या बताई थी, बीईपी, जो मैंने आपको समझा दिया कि ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ये कंजप्शन जब मेरी इनकम के बराबर होगा। आप यहां समझ सकते हैं, जैसे ये इनकम है और ये कंजप्शन जा रहा है मेरा सी, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बैक का ही पॉइंट है। किसका पॉइंट है, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, यही वाला पॉइंट है, ये इनकम और ये एक्सपेंडिचर, यही तो है। यहां से अगर मैं क्या शो कर देता आपके लिए, अगर मैं यहां से आपको इनकम शो कर दूं थोड़ी सी, तो ये जो आपको कंजप्शन पे काटेगी, ध्यान से रखना, कंजप्शन पे जो काटेगी, एग्रीगेट डिमांड पर नहीं, एग्रीगेट डिमांड पर यदि हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई डिडक्ट करेगी तो वो इक्विलिब्रियम होगा। दोनों बातों में डिफरेंस समझ रहे हैं कि यदि एडी एएस के बराबर होगा, यानी ये एडी और ये एएस, यदि एडी इक्वल टू एएस होगा तो ये इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है ना, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये टॉपिक समझाऊंगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि आज की वीडियो में मुझे कुछ और चीज समझानी है। इसके बाद अब कंजप्शन पर हम आए, तो कंजप्शन को पूरा कर लें। मैंने इन्वेस्टमेंट को पूरा किया, कंजप्शन, कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन ये क्या है, यह है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ऑफ कंजप्शन टू इनकम, कि इनकम के साथ कंजप्शन का रिलेशनशिप, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उसी तरह से एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो रिलेशनशिप समझा रहा है ये कंजप्शन का, कि कंजप्शन का स्लोप्स, कंजप्शन की स्टार्टिंग, है ना, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सब कंजप्शन में। अब इसके अंदर जो कंजप्शन है, जो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट है, जिसके जनरली न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, और वो है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम। प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम मतलब वो प्रिपोर्शन जो कंज्यूम का, यानी कि जो इनकम का वो प्रिपोर्शन जो आप खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो खर्च कर रहे हैं, तो आइए समझते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक को, कि इनकम का वो पार्ट जिसे आप खर्च कर रहे हैं। देखिए क्या पार्ट खर्च कर रहे हैं हमारे पास, इसमें दो चीजें हैं, एक है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम, और एक है एपीसी, एवरेज प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल यानी एडिशनल, एडिशनल कंजप्शन और एडिशनल इनकम, यानी कि इनकम के बढ़ने से जो खर्चा यानी एक्सपेंडिचर बढ़ा, उसके प्रोपोर्शन को हम कहते हैं एमपीसी। और एपीसी बताता है टोटल कंजप्शन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, यानी एवरेज। टोटल कंजप्शन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, थोड़ा रॉन्ग हो गया, ये टोटल इनकम बता रहा हूं मैं आपको, नॉट इनकम, गलत होती है, ध्यान रखना है। इनकम को हम आई से डिनोट नहीं करते, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं पूरी इकोनॉमिक्स में। मैं इस चैप्टर में नहीं कह रहा हूं, परमानेंट ध्यान रखना है आपको। आई इन्वेस्टमेंट को बताएगा, आई इन्वेस्टमेंट को बताएगा, और वाई इनकम को बताएगा। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि कंजप्शन का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनकम का डिफरेंस। तो देखिए यहां पर आपके पास टेबल बनी हुई है, ये देखिए कंजप्शन है 40 और 120, डिफरेंस कितना 80, डिवाइडेड बाय इनकम का डिफरेंस, सब में देखिए 100 का डिफरेंस है। देखिए 0, 100, 200, 300, 400, 500, कितने का डिफरेंस सब में 100 का है, किसी में से भी घटा लीजिए। यहां देखिए 80, 120, 80 का डिफरेंस, 40, 120, 80 का डिफरेंस, 120, 200, सब में 80 का डिफरेंस है। यानी कि कंजप्शन में सब में 80 का डिफरेंस है, यानी कंजप्शन का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनकम का डिफरेंस, निकल के क्या जाएगा हमारे पास एमपीसी। कैसे निकला एमपीसी, यानी पॉइंट पहले के लिए नहीं होता बेटा, हमेशा इसके बाद
0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, हमेशा कितना रहेगा 0.8, यानी एमपीसी कंजप्शन का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनकम का डिफरेंस। जबकि एपीसी क्या है, केवल एवरेज है, उसमें तो आपको मेहनत ही नहीं करनी है, डायरेक्ट डिवाइड करना है, यानी कंजप्शन को इनकम से, यानी 40 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिट, 120 डिवाइडेड बाय 100 1.2, 200 डिवाइड बाय 200 1, ऐसे ही डिवाइड कर दीजिए, 280 डिवाइडेड बाय 300, 360 डिवाइडेड बाय 400, 440 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 440 डिवाइडेड बाय 500, तो क्या आ गया एवरेज। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देखें, रिवाइंड करेंगे तो समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या कह रहा हूं बार बार। तो आपको क्या समझ में आ गया, एमपीसी और एपीसी। तो ये तो हो गया मेरा कंजप्शन का पार्ट। ऐसे ही होता है हमारे पास सेविंग का पार्ट। किसका होता है, सेविंग का। एक होता है मेरे पास सेविंग में, यानी कि सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन। अगर आप पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन को तो सेविंग फंक्शन क्या कह रहा है भाई, बिल्कुल सेम जैसे कि कंजप्शन फंक्शन सी, तो सेविंग फंक्शन एस इक्वल टू एफ और ये वाई, ये भी इनकम पर बेस्ड है। यानी कि सेविंग और इनकम का रिलेशनशिप, यानी कि इनकम के बदलने से सेविंग में क्या परिवर्तन आ रहा है वो सेविंग फंक्शन बता रहा है। ऐसे ही इसमें दो चीजें निकालनी है आपको, एक हो जाएगा आपके पास एमपीएस, एक हो जाएगा आपके पास एपीएस। एपीएस तो एमपीएस क्या है, सेम टू सेम फार्मूले में चेंज नहीं करना है आपको। ये एमपीएस है यानी सेविंग की बात है, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई कह रहे हैं आप एपीएस की बात कर रहे हैं तो वही सी की जगह एस अपॉन वाई की बात कर रहे हैं, यानी कि सेविंग का चेंज डिवाइडेड बाय इनकम का चेंज। एपीएस सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। अब इन दोनों के रिलेशनशिप आप समझ लीजिए। मैं जो आपको बता दूं कि एमपीसी और एमपीएस, एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा 1 होगा, एपीसी प्लस एपीएस ये भी 1 होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेशनशिप पर बेस्ड ही हमारा जो मल्टीप्लायर है, जिस पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो सब बेस रहेंगे। तो देख दिए, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 है, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 है, यानी कि कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। प्रिपोंसिटी समझाई मैंने आपको, मार्जिनल प्रिपोंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रिपोंसिटी टू कंज्यूम सेम, मार्जिनल प्रिपोंसिटी टू सेव, एवरेज प्रिपोंसिटी टू सेव। दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया, दोनों का रिलेशनशिप क्लियर हो गया, दोनों का रिलेशनशिप क्लियर हो गया। कंफ्यूजन तो खत्म हुआ। अब इससे नेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में हमारे पास एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, हमारे पास इनकम, बैप, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है इसमें कुछ समझने लायक खास स्पेशल पॉइंट है ही नहीं। और तीसरा है मेरे पास नेट एक्सपोर्ट, यानी केवल एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटाइए, नेट एक्सपोर्ट आपके पास आ जाता है। ठीक है, इसके बाद का जो स्टेप्स हैं उसमें आता है हमारे पास ये जो हम कंजप्शन पढ़ रहे हैं, कंजप्शन फंक्शन को आप किस तरीके से डिनोट करेंगे। यानी कि ये तो मैंने एक दूसरे सिस्टम से बनाया, अब इसको एक परफेक्ट सिस्टम से हम पढ़ सकते हैं कि कंजप्शन फंक्शन क्या है। अब देखिए कंजप्शन फंक्शन, मैं इसको यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं आपके लिए, और अब देखिए इसमें कंजप्शन फंक्शन यानी सी क्या है, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब इसके अंदर सी बार क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि सी बार क्या है। सी बार यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन, सी बार ऑटोनोमस कंजप्शन, सी इक्वल टू टोटल कंजप्शन। अब इसमें जो बी है ये क्या बता रहा है, ये बी हमें बताता है एमपीसी को, और वाई हमें बता रहा है हमारी इनकम यानी कि वाई को। यानी कि इसी को हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, सी इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। कौन सा फंक्शन हो गया, कंजप्शन। ऐसे ही सेविंग, अगर आप सेविंग का लिखेंगे तो सेविंग का भी तो सेम होगा, एस इक्वल टू मिनिमम एस बार प्लस एम पी एस इंटू वाई। क्या है, देखिए सेम है, चेंज नहीं करना है। ये एस बार, ये सी बार है तो ये एस बार है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि अगर हम यहां कह रहे थे कि सेविंग कंजप्शन हमारा 40 है
तो सेविंग माइनस का 40 है। अगर एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस 0.2 है, क्योंकि एमपीसी और एमपीएस इक्वल टू 1 है और एपीसी और एपीएस इक्वल टू 1 है। तो ध्यान दे रहे हैं अब कि सी प्लस एस यानी कि कंजप्शन प्लस सेविंग इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई यानी इनकम, यानी कि सी प्लस एस, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो क्या निकल जाता है, सी प्लस एस इक्वल टू इनकम। तो ये आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए, ये अगर आप पूरी तरह लर्न करते हैं तो हम इसके सभी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि भाई जैसे आपका कंजप्शन फंक्शन वैसे ही सेविंग फंक्शन, देखो सेम टू सेम है देम, इसमें एमपीसी है तो इसमें एमपीएस है, वाई दोनों में सेम रहेगा ही रहेगा क्योंकि इनकम पर बेस्ड है। ये कंजप्शन है तो यहां सेविंग है, कंजप्शन पॉजिटिव है तो सेविंग नेगेटिव है, और इन दोनों का टोटल यानी कंजप्शन प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम निकालने के लिए यानी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम को सॉल्व करने के लिए हमको इन्हीं फार्मूलास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि बिल्कुल कंटिन्यू करते हुए हम इसकी एक वीडियो अब नेक्स्ट लेंगे, उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व कर देंगे। तो अब आपको बताइए कि ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे भी जरूरी यदि आपने अब तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।